आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 202 पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खूबसूरत गज़ल है। आइए पहले इसके शेरों को पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, कर गई वाबस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे, बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फसा, बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फसा, मरहबा में क्या मुबारक है गिरा जानी मुझे, क्यों ना हो, क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, जानता है महवे पुरसिश हाय पिनहानी मुझे, मेरे गम खाने की किस्मत जब रकम होने लगी, मेरे गम खाने की किस्मत जब रकम होने लगी, लिख दिया मिन जुमलाए असबाब वीरानी मुझे, बदगुमा होता है वो काफिर न होता काश के, बदगुमा होता है वो काफिर न होता काश के, इस कदर ज़ौक़े नवाए मुर्गे बुस्तानी मुझे, वाय वाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, वाय वाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, ले गया था गौर में ज़ौक़े तन आसानी मुझे, वादा आने का वफा कीजिए ये क्या अंदाज है, वादा आने का वफा कीजिए ये क्या अंदाज है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे, हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, फिर हुआ है ताज़ा सौदाए गज़ल ख्वानी मुझे, दी मेरे भाई को हक ने अज सरे नौ जिंदगी, दी मेरे भाई को हक ने अज सरे नौ जिंदगी, मिर्ज़ा यूसुफ है गालिब यूसुफ सानी मुझे। तो ये थी पहली गज़ल। पहला शेर है कि देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, कर गई वाबस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे। दर पर्दा, पर्दे के पीछे छुप के, दामन अफशानी, दामन फैलाना, दामन झाड़ना भी हो सकता है। घर में दामन अफशानी, किसी चीज़ के लिए गर्म होने का मतलब है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत उत्तेजित हैं, है। तो दामन फैलाने के लिए बहुत तमन्ना है आपके दिल के अंदर, यू आर टू ईगर टू स्प्रेड योर स्कर्ट, है। वाबस्ताए तन, तन से, बदन से, शरीर से बांधना, कनेक्ट करना, बाइंड समबडी टू द बॉडी, उसको वाबस्ताए तन करना कहेंगे। उरियानी, नेकेडनेस, नंगा होने की दशा। तो बड़ा मिस्टिकल मिस्टीरियस शेर है। इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं जिनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। शेर है कि देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, कर गई वाबस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे। उरियानी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया से नाता तोड़ने की सूरत को ये दर्शाता है। तो दुनिया में रहने वाले लोग कपड़े पहनते हैं, समाज में रहने के लिए कपड़े पहनना ज़रूरी है, लेकिन जो फ़कीर लोग होते हैं या वो इस दुनिया से नाता तोड़ देते हैं और फिर उनको से उन्हें कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। कपड़े पहने नहीं पहने, किस ढंग के कपड़े पहने, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। जो वहशी आशिक होते हैं वो भी अपने कपड़े फाड़ देते हैं, या। तो उरियानी इज़ ए स्टेट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम दिस वर्ल्ड and some kind of a pure spiritual, natural spiritual state, a higher elevated spiritual state, yeah. जो ये शरीर है उसको भी आप अपनी spiritual soul का एक लिबास समझ सकते हैं। तो अगर आप नंगे हो गए हैं, उरियानी की स्टेट में हैं, तो इसका मतलब ये है कि you have reached a higher spiritual state and you are not concerned with the day to day business of this physical world, yeah. ये एक कॉन्सेप्ट है। और तन से बंधा होना जो है वो भी इस दुनिया से बंधे होने के बराबर है। तो जो इंसान हायर स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंच जाता है वो अपने तन से भी बंधा हुआ नहीं होता है। और दामन फैलाने का मतलब ये है कि आप इस फिज़िकल दुनिया से कुछ पाना चाहते हैं, दुनिया का सामान बटोर के अपना दामन भरना चाहते हैं। सो यू हैव डिज़ायर्स फॉर दिस फिज़िकल वर्ल्ड, या। तो ये सारे रंग इस शेर के अंदर छुपे हुए हैं। और कहते हैं कि देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, कर गई वाबस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि पहले मैं उरियानी में था, फ़कीरी की स्टेट में था, या फिर मैं रूहानी रास्ते पे चल पड़ा था,
मैं फ़कीरी के रास्ते पे चल पड़ा था, पूरा फ़कीर अभी नहीं बना था। और लेकिन मेरे अंदर इस दुनिया की तमन्ना कहीं छुपी हुई थी, या मेरी नग्नता ने, मेरी उरियानी ने ये बात जांच ली कि मैं बहुत उतावला हूँ इस दुनिया में अपना दामन फैलाने के लिए। या तो मैं अभी इस फिज़िकल दुनिया के सामान को इकट्ठा करना चाहता हूँ, अपना दामन इस दुनिया में भरना चाहता हूँ। मेरी उरियानी ने बात ये जांच ली, उसको ये पता चल गया कि मैं अभी ऊंची स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंचने के काबिल नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। और मुझे छुप छुप के दामन फैलाने के लिए उत्सुक गर्म देखकर मेरी उरियानी फ़कीरी मुझे मेरे तन से जोड़ के, वाबस्ता करके, इस तन के पिंजरे में मुझे बंद करके मुझे छोड़ के चली गई। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रेस, या व्हेन माय ट्रू स्पिरिचुअल नेचर डिटेक्टेड that I'm not ready to achieve a higher spiritual state. It bound me to my physical body and this world and abandoned me. मुझे छोड़ के उरियानी चली गई है। तो I lost the higher spiritual world in the quest for a low physical world. In the quest of this physical world, I lost my chance to attain a higher spiritual state. Yeah. तो उदासी का रंग है इस दुनिया के लालच में मेरी फ़कीरी, मेरी ट्रू स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मुझे छोड़ के चली गई। अब वो उरियानी वापस कैसे आ सकती है, फ़कीरी वापस कैसे आ सकती है अगर दुनिया से आप अपना दामन समेट लेंगे, या और अपने तन से भी अपना नाता तोड़ देंगे, तो फिर आप एक स्पिरिचुअल उरियानी की स्टेट में पहुंच सकते हैं। अगर दामन अफशानी को दामन झाड़ने की सेंस में पढ़ा जाए तो ये एक रंग ये भी हो सकता है कि अगर मैं इस दुनिया से दामन झाड़ भी लूँ, इसे छोड़ भी दूँ, तो भी मैं अपने तन से तो बंधा ही रहूँगा, मैं अपने शरीर को कैसे छोड़ूंगा। इस वजह से मैं पूरा फ़कीर या सच्चा वहशी आशिक नहीं बन पाया, नहीं बन सका, या मेरी फ़कीरी मुझे छोड़ के चली गई। तो फॉल फ्रॉम स्पिरिचुअल ग्रेस, आई थिंक दैट इज़ द थीम ऑफ दिस शेर। कहते हैं कि देख कर दर पर्दा घर में दामन अफशानी मुझे, कर गई वाबस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे। बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फंसा, मरहबा में क्या मुबारक है गिरा जानी मुझे। तेगे निगाहे यार, महबूब की निगाह की तलवार, महबूब की निगाह को, उसकी आँखों को, उसकी पलकों को नोकीले ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है। महबूब की निगाह को यहाँ पे एक तेज़ तलवार से कंपेयर किया जाता है। तो जब महबूब आशिक की तरफ देखता है तो उसकी निगाह की तलवार आशिक के दिल को चीरती हुई जाती है। और ये ज़ख्म आशिक को पसंद है, उसको पसंद है कि महबूब उसकी तरफ देखे। संगे फसा, ये वो पत्थर है जिसके ऊपर तलवार की धार तेज़ की जाती है, चाकू की धार जिसके ऊपर रगड़ रगड़ के तेज़ की जाती है। यहाँ पे जिस पत्थर के ऊपर तलवार की धार तेज़ की जाएगी, तलवार को उस पत्थर पे रगड़ रगड़ के उसको संगे फसा बोलेंगे। मरहबा में खुशी का एक्सप्रेशन है, सी हाउ फॉर्चुनेट एम आई, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, या। और गिरा कहते हैं भारी को, मुश्किल को भी कहते हैं। गिरा जानी, हैवी डिफ़िकल्ट लाइफ, ज़िंदगी का मुश्किल होना, दुखों का भारी पत्थर आप उठाने पे मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी को, तो ऐसी ज़िंदगी को गिरा जानी की स्टेट कह सकते हैं। तो कहते हैं कि बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फंसा, मरहबा में क्या मुबारक है गिरा जानी मुझे। तो जनरली महबूब बेपरवाह होता है, वो आशिक की तरफ देखता भी नहीं है। और यहाँ पे आशिक की किस्मत चमक गई है, महबूब बार बार अपनी निगाह की तलवार उसके ऊपर चला रहा है, बार बार उसकी तरफ देख रहा है। ऑब्वियसली इस वजह से सिम्बॉलिकली आशिक को ज़ख्म भी मिल रहे हैं, उसका दिल जो है महबूब की निगाह की तलवार चीरती हुई जाती है। और इस वजह से ज़ख्मों की वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, लेकिन ही वेलकम्स दिस डिफ़िकल्ट लाइफ, या। तो वो बहुत खुश है कि मुझे इश्क के दुख दर्द ज़ख्म नसीब हुए, और इस बात को वो इस शेर में सेलिब्रेट कर रहा है, या अपने आप को मुबारकबाद दे रहा है कि उसको इश्क में दर्द की भरपूर लज्जत नसीब हुई। उसको ये नसीब हुआ कि महबूब ने तवज्जो भरी निगाह से उसकी तरफ देखा, एक बार नहीं देखा, बार बार देखा, इतनी उसकी किस्मत चमक गई है। पहले तो एक बार भी नहीं देखता था महबूब, अब वो बार बार देख रहा है। तो कहते हैं कि बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फंसा, कि मैं महबूब की निगाह की तलवार को तेज़ करने वाला मानो पत्थर बन गया हूँ। बार बार मुझ में महबूब अपनी निगाह की तलवार
तेज़ तलवार रगड़ता है या तलवार चलाता है, मरहबा मैं क्या मुबारक है गिरा जानी मुझे। इस वजह से मेरी ज़िंदगी में भारी मुश्किल दुख दर्द पैदा हुए हैं और वो मेरी खुशकिस्मती है, अपने आप को मुबारकबाद दे रहा है क्या। और वो मरा जा रहा है और ऐसी मौत को वो अपनी खुशकिस्मती समझता है, चाहता है कि ये निगाह की तलवार बार बार उसके ऊपर चले, या वो मैं ऐसा पत्थर बन गया हूँ जिसके ऊपर बार बार महबूब तलवार चलाता है अपनी तलवार की धार को तेज़ करने के लिए। या सो माई टफ लाइफ हैज़ बिकम ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। तो कहते हैं कि बन गया तेगे निगाहे यार का संगे फसा, मरहबा मैं क्या मुबारक है गिरा जानी मुझे। तो इमेजरी देखें तो कहता है कि मैं ऐसा पत्थर बन गया हूँ जिसके ऊपर बार बार महबूब अपनी तलवार रगड़ के तेज़ करता है और ये मेरी खुशकिस्मती है। इस प्रोसेस में अगर मुझे ज़ख्म मिलते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, जानता है महवे पुरसिश हाय पिनहानी मुझे। तो बे इल्तफाती का मतलब है अनकाइंडनेस, ना मेहरबान होना, प्यार या अफेक्शन ना जताना, जो कि महबूब का अक्सर रवैया होता है। खातिर जमा है उसका मतलब है कि सम वन इज़ काम एंड कलेक्टेड, शांत है कोई इंसान या इत्मीनान से बैठा है, कोई परेशानी उसको नहीं है, वो घबराया हुआ नहीं है, किसी बात की चिंता उसको नहीं है। महव पुरसिश हाय पिनहानी, तो महव का मतलब होता है खोए हुए होना, टू बी अब्जॉर्ब्ड इनटू समथिंग। पुरसिश का मतलब है इंक्वायरी, पूछना, जैसे हाल चाल पूछना। पिनहानी पिन्हा से बना है, छुपा हुआ या हिडन। महव पुरसिश हाय पिनहानी, तो अब्जॉर्ब्ड इन द इंक्वायरी ऑफ कंसीलमेंट, या तो छुपी हुई पुरसिश में खोया हुआ होना, या छुप छुप के हाल चाल पूछने में खोया हुआ होना। तो कहते हैं कि क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, जानता है महवे पुरसिश हाय पिनहानी मुझे। तो महबूब एक बार फिर से नामेहरबान है, और बे इल्तफाती का उसका रवैया है, और शायद बड़ी शांति से भी बैठा है और इसके इस रवैये को आशिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, कि उसकी ये नामेहरबानी क्यों ना हो, उसकी तबीयत देखो कितनी शांत है। या और ये बेइल्तफ़ाती और जो शांत तबीयत है उसके बीच में क्या कनेक्शन है उसको समझना काफ़ी मुश्किल है। या तो बेइल्तफ़ाती की वजह से महबूब शांत हो सकता है, आशिक भी यहाँ पे शांति से बैठा है, ये रंग भी हो सकता है। लेकिन और या फिर दोनों फैक्ट्स हैं कि महबूब नामेहरबान भी है और इत्मीनान से बैठा है, ये भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग शायद ये है कि महबूब के इस रवैये को आशिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी लाइन में कहता है कि जानता है महव पुरसिश हाय पिनहानी मुझे, कि महबूब इसलिए नामेहरबान है और शांति से बैठा है क्योंकि वो जानता है कि मैं महव पुरसिश हाय पिनहानी हूँ, या कि मैं छुप छुप के उसी का हाल पूछने के कारोबार में खोया हुआ हूँ। या तो महबूब शांति से बैठा है, नामेहरबान तो वो है ही, लेकिन उसको पता है कि मैं उसका सच्चा आशिक हूँ और मैं छुप छुप के उसी के इश्क के कारोबार में लगा हूँ, हमेशा उसी के हाल चाल को जानने की कोशिश करता रहता हूँ, उसी का हाल चाल लोगों से पूछता रहता हूँ, या उससे दूर नहीं गया, अभी भी मैं उससे ही बंधा हुआ हूँ, अपने महबूब से बंधा हुआ हूँ। या वो घबरा जाता कि महबूब नहीं चाहता कि आशिक उसके इश्क के जाल से छुट के कहीं जाए, या और आशिक महबूब के जाल में ही फंसा हुआ है, उसी के इश्क के कारोबार में वो मसरूफ़ है। इसलिए महबूब इत्मीनान से बैठा है, उसको ये परेशानी डर चिंता नहीं है कि आशिक मुझे छोड़ के कहीं चला जाएगा, आशिक अभी भी उसके जाल में ही है। इसीलिए वो नामेहरबान भी है, जुल्म भी डालता है आशिक के ऊपर और इत्मीनान से बैठा भी रहता है। उसको पता है, उसको तसल्ली है कि आशिक मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, है। और एक टेक्निकली आप ये भी रंग ये हो सकता है कि जो आशिक है वो इत्मीनान से बैठा है, और किसी मिस्टीरियस, किसी छुपी हुई इंक्वायरी में वो मशरूफ़ है, महबूब को छोड़ के वो इश्क के कारोबार से आगे निकल चुका है, ही इज़ एक्सप्लोरिंग सम हिडन मिस्टीरियस वर्ल्ड। और इस वजह से महबूब नामेहरबान है क्योंकि आशिक शांति से बैठा हुआ नज़र आ रहा है उसको, बिकॉज ही हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ लव, तो वो महबूब के जाल से छुट के जा चुका है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि महबूब नामेहरबान है एज़ ऑलवेज़ और शांति से बैठा है क्योंकि उसको पता है कि उसके इश्क के जाल में
आशिक फंसा हुआ है, उसको छोड़ के वो कहीं नहीं गया और कहीं नहीं जाएगा। उसी का हाल चाल पूछने के कारोबार में वो आशिक मसरूफ़ है। क्यों ना हो बे इल्तफाती उसकी खातिर जमा है, जानता है महवे पुरसिश हाय पिनहानी मुझे। मेरे गम खाने की किस्मत जब रकम होने लगी, लिख दिया मिन जुमलाए असबाब वीरानी मुझे। बड़ा ही खूबसूरत शेर है। गम खाने का मतलब है गम से भरा हुआ घर, हाउस ऑफ ग्रीफ। रकम होना, किसी चीज़ का लिखा जाना, टू इंस्क्राइब समथिंग। मिन जुमला, सब में से कुछ एक या कुल मिला के कोई एक चीज़। असबाब वीरानी, वीरानी की वजह या वीरानी का सामान, कॉज और बैगेज और गुड्स ऑफ डेजोलेशन। तो कहते हैं कि मेरे गम खाने की किस्मत जब रकम होने लगी, कि मेरे गम खाने की, दुख से भरे हुए घर की जब किस्मत लिखी जाने लगी या लिखी जा रही थी, तो क्या हुआ, लिख दिया मिन जुमलाए असबाब वीरानी मुझे। तो लिखने वाले ने, ऊपर वाले ने सब चीज़ों में से निकाल के वीरानी का सामान मुझे लिख दिया, मुझे रकम कर दिया। तो मेरी किस्मत में, मेरे घर की किस्मत में वीरानी की वजह या वीरानी का सामान लिख दिया गया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी किस्मत में लिखी जा सकती थी। आबादी भी लिखी जा सकती थी, विसाल भी, खुशी भी मेरी किस्मत में लिखी जा सकती थी। तो ये घर आबाद भी हो सकता था, मुझे महबूब का विसाल भी नसीब हो सकता था, मेरे घर में खुशी भी आ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखो मेरी बदनसीबी के लिखने वाले ने उन सब असबाब को छोड़ के वीरानी का सामान मुझे लिख दिया। तो अब मेरा घर दुख से भरा और वीरान ही रहेगा, क्योंकि मेरी किस्मत में ही अब ऐसा लिख दिया गया है। तो जब वो कहते हैं कि लिख दिया मिन जुमलाए असबाब वीरानी मुझे, तो ये भी एक रंग हो सकता है कि मुझे लिख दिया गया, ये लिख दिया गया कि मैं खुद ही अपने घर की वीरानी का कारण बनूंगा या सामान बनूंगा। तो जिसको गम खाना बोला गया है वो ऑब्वियसली आशिक का या मिर्ज़ा गालिब साहब का घर हो सकता है, ये दुनिया हो सकती है जिसकी किस्मत में अल्टीमेटली वीरान होना ही लिखा है, डिस्ट्रक्शन ही लिखी है। इंसान का, आशिक का अपना शरीर हो सकता है जिसको अल्टीमेटली वीरान और ख़त्म होना है, एक पुरानी इमारत के जैसे या घर के जैसे। तो शेर है कि मेरे गम खाने की किस्मत जब रकम होने लगी, लिख दिया मिन जुमलाए असबाब वीरानी मुझे। बदगुमा होता है वो काफिर न होता काश के, इस कदर ज़ौक़े नवाए मुर्गे बुस्तानी मुझे। बदगुमा होने का मतलब है किसी पे शक करना, टू बी सस्पिशियस। काफिर यहाँ पे महबूब को बोला गया है, जो जालिम है, जिसका कोई धर्म ईमान नहीं है। मुर्गे बुस्तानी, बर्ड ऑफ द गार्डन, चमन का पंछी। मोस्ट लाइकली यहाँ पे बुलबुल की बात हो रही है, जो कि गुल से इश्क करती है। ज़ौक़े नवाए मुर्गे बुस्तानी, तो टेस्ट और रेलिश फॉर द वॉइस ऑफ द बर्ड ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे बुलबुल की मीठी आवाज़, उसके मीठे नगमे सुनने का ज़ौक़, मज़ा या फिर शौक़ भी हो सकता है। तो आशिक को, गालिब साहब को बुलबुल का मीठा नगमा सुनने का ज़ौक़ है, शौक़ है। उनको अच्छा लगता है उसकी आवाज़ सुन के, उसके नगमे सुन के। सुरीली आवाज़ में वो नगमे गाती है और सुन के आशिक को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इतनी सादा बिनाइन बात भी मिर्ज़ा गालिब साहब के महबूब को मंजूर नहीं। वो इस बात पे भी बदगुमा होता है, सस्पिशियस होता है, शक करने लगता है। और आशिक दुखी होकर कहता है कि काश मुझे बुलबुल के नगमे सुनने का ज़ौक़ ही नहीं होता, या मुझे मज़ा ही नहीं आता, या मुझे शौक़ ही नहीं होता बुलबुल के नगमे सुनने का। तो फिर, या फिर इस कदर नहीं होता, इस हद तक नहीं होता जिस कदर मुझे है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में ये एक और मुसीबत पैदा नहीं होती है। तो अब मेरी किस्मत देखें कि आई कैन नॉट इवन एंजॉय सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो बदगुमा होता है वो काफिर ना होता काश के, कि वो काफिर महबूब मेरे ऊपर बदगुमा होता है, ना होता काश के इस कदर ज़ौक़े नवाए मुर्गे बुस्तानी मुझे। तो इस कदर काश मुझे बुलबुल के नगमे सुनने का ज़ौक़ नहीं होता है। अब महबूब बदगुमा क्यों होता है? कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसको डर है, उसको लगता है कि कहीं आशिक बुलबुल के महबूब से ही ना इश्क कर बैठे, या बुलबुल से ही ना इश्क कर बैठे, ये भी हो सकता है। या बुलबुल के आशिक, जिसके इश्क में बुलबुल इतने सुरीले नगमे गाती है, उससे कहीं मेरे आशिक को भी ना इश्क हो जाए, मेरे जाल से वो छुट के भाग जाए, या मेरी तरफ, किसी और की तरफ वो ध्यान दे रहा है, यहाँ पे बुलबुल के नगमे सुन रहा है। ये बात भी महबूब को मंजूर नहीं है। या फिर आशिक चैन से कैसे बैठा है, ये उस जालिम महबूब को मंजूर नहीं। इन सब बातों की वजह से वो खफा है,
खफा हो जाता है, शक करने लगता है और फिर आशिक के ऊपर जुल्म उठाता है। और आशिक को बेहद ज़ौक़ नवाए मुर्ग बुस्तानी है, तो उसके बस में नहीं, ऐसा लगता है वो मजबूर है बुलबुल के नगमे सुन के इंजॉय करने पे। और उसके लिए मुसीबत बन गई है, एक तरफ अपने आप को महबूब एक तरफ बुलबुल के नगमे सुनने से अपने आप को वो रोक नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ महबूब उसका शकी है, उस बदगुमां है और उस पर नाराज़ हो जाता है। तो वो करे तो क्या करे। अब देखें कि इसके अंदर एक इशारा ये भी होता है, लवर्स कमेसरेटिंग विद ईच अदर। अब मिर्ज़ा गालिब को या आशिक को बुलबुल के नगमे इतने पसंद क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही आशिक हैं, या तो बुलबुल जो है वो इश्क में दुख से भरे नगमे गाती है, और मिर्ज़ा गालिब को लगता है कि ये मेरे ही दुख को बयान कर रही है, या तो वो समझते हैं बुलबुल के दुख को। इस वजह से दुख से भरे उसके सुरीले नगमे सुनने में गालिब साहब को या आशिक को बड़ा मज़ा आता है, या क्योंकि वो नगमे उसका अपना दर्द बयान करते हैं और उसके अपने दिल को छूते हैं। इस वजह से उसको बहुत ज़ौक़ है। तो कहते हैं कि बदगुमा होता है वो काफिर ना होता काश के, और ये बात उनके महबूब को मंजूर नहीं। बदगुमा होता है वो काफिर ना होता काश के, इस कदर ज़ौक़े नवाए मुर्ग बुस्तानी मुझे। वाय वां भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, वाय वां भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, ले गया था गौर में ज़ौक़ तन आसानी मुझे। बड़ा खूबसूरत शेर है। महशर कहते हैं डूम्सडे को, क़यामत का दिन, बहुत बड़ी उथल पुथल इस दुनिया में होगी, बहुत बड़ा फितना होगा, शोर मचा होगा। ज़ौक़ तन आसानी, रेलिश फॉर ईज़ ऑफ बॉडी, या तो शरीर का आराम पाने का मज़ा, रेलिश टेस्ट। तो एक इब्राहिम ज़ौक़ साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। या तो गालिब साहब के शेर का थीम इस शेर से मिलता जुलता है। आशिक सारी ज़िंदगी दुख दर्द परेशानी में रहा, उसको नींद नहीं आती थी, इश्क का गम, महबूब के जुल्म हमेशा उसको सारी ज़िंदगी सहने पड़े, और उसका तन शरीर आराम चाहता था, जो इस दुनिया में जीते जी वो नहीं पा सकता था या नहीं उसको नसीब हुआ। तो उसने सोचा मरने के बाद में शायद मेरे शरीर को आसानी होगी, मेरे शरीर को आराम मिलेगा, मैं चैन की नींद सो पाऊँगा। लेकिन उसको ये भी नसीब नहीं हुआ। या सोचा था उसने कि मरने के बाद शरीर को आसानी होगी, और टोन यहाँ पे ऐसी है कि आराम पाने के लिए मैं मर गया, मैं कब्र तक, गौर तक पहुँच गया। गौर का मतलब है कब्र, ग्रेव। तो मगर फिर क्या हुआ, कब्र में भी मुझे आराम नसीब नहीं हुआ, क्योंकि महशर आ गया और पूरी दुनिया में शोर मच गया, उथल पुथल मच गई, और मुझे उठा दिया गया, मुझे उठना पड़ा है। और मर के भी मेरे शरीर को आराम हासिल नहीं हुआ। मैं कब्र तक चला गया आराम पाने के लिए, कब्र तक चला गया, मर गया। खुदकुशी का एक रंग भी इसके अंदर हो सकता है। लेकिन मुझे आराम नसीब नहीं हुआ। ऐसी बुरी मेरी किस्मत है, ऐसी बदनसीबी है मेरी, कि कब्र में लेट के भी मुझे मेरे शरीर को आराम नहीं मिला। वाय वहाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, कि वहाँ पर मेरी कब्र में भी महशर के शोर ने मुझे दम नहीं लेने दिया। अब देखें वर्ड प्ले, देखें दम लेना, मरा हुआ इंसान दम कैसे लेगा, लेकिन बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। वहाँ भी शोर नहीं थमा, महशर आ गया, महशर का शोर बर्पा हो गया मेरे मरने के बाद। वाय वहाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, ले गया था गौर में ज़ौक़ तन आसानी मुझे। आराम पाने का ज़ौक़ शौक़ मुझे गौर तक ले गया, कब्र तक ले गया था, मगर वहाँ भी आराम नहीं आया, चैन की नींद में नहीं सो पाया। या और जैसा मैंने कहा, खुदकुशी का रंग भी हो सकता है, लेकिन मौत के बाद आराम पाने की उम्मीद यहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंट है, कि वो उम्मीद मुझे कब्र तक ले गई, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं मिला। मेरे मरते ही महशर आ गया। बदनसीबी देखो, या कि सारी ज़िंदगी मैं बेचैन रहा, और जैसे मैं मरा क़यामत आ गई। या क्या कितनी बुरी मेरी किस्मत है। महशर लाने वाला उनका महबूब है, ये हो सकता है। मैं मरा ही था और मुझे सताने के लिए एक और सूरत मेरे महबूब ने पैदा कर दी, दुनिया में क़यामत ला दी उसने। या तो ये सारे रंग हैं इसके अंदर। तो मर के भी उनको चैन नसीब नहीं हुआ। कहते हैं कि वाय वहाँ भी शोर महशर ने न दम लेने दिया, ले गया था गौर में ज़ौक़ तन आसानी मुझे। कि मैंने सोचा था कब्र में जाके आराम से लेटूंगा, वहाँ पे भी महशर का शोर बर्पा हो गया और मैं आराम
नहीं पाया, आराम मुझे नसीब नहीं हुआ। वादा आने का वफ़ा कीजिए ये क्या अंदाज़ है, वादा आने का वफ़ा कीजिए ये क्या अंदाज़ है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे। वादा वफ़ा करने का मतलब है वादा निभाना। यहाँ पे महबूब ने आने का वादा किया है शायद। दरबानी करना, दरबान बन के, गेट कीपर बन के, गार्ड बन के घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहना, दरबान बन के खड़े रहना, घर के दरवाजे के बाहर पहरा देना, एक शिकायत का रंग है, इंतज़ार का रंग है, उतावले होके किसी की राह देखने का भी रंग है। या तो महबूब एक बार फिर वादा करके नहीं आया और आशिक बेचारा उसका रास्ता देख रहा है और शिकायत कर रहा है कि ये क्या अंदाज़ है तुम्हारा। या तुमने वादा किया था तो उसको वफ़ा भी करना था, उसको निभाना भी था, ये क्या अंदाज़ है। और आशिक की मजबूरी का रंग भी है, वो महबूब का रास्ता देखने पे मजबूर है और दरबान बन के अपने घर के बाहर खड़ा है। या और क्या पता कब महबूब आ जाए, उम्मीद लगाए वो बैठा है, घर के बाहर ही चक्कर लगा रहा है, मानो घर का दरबान अब वो बन गया है। और आशिक अपना वादा, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, महबूब चाहे निभाए या ना निभाए है। और कहता है कि वादा आने का वफ़ा कीजिए ये क्या अंदाज़ है, कि ये क्या अंदाज़ है तुम्हारा, कि तुम वादा करके नहीं आते और आओ तुम, अपना वादा निभाओ तुम। वादा आने का वफ़ा कीजिए ये क्या अंदाज़ है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे, कि मेरे घर की दरबानी मुझे सौंप के, मुझे घर का दरबान बना के तुम अब आते क्यों नहीं। या तो ये शिकायत का देखें क्या खूबसूरत रंग है। और एक और मिर्ज़ा गालिब साहब का यहाँ पे शेर मुझे याद आया, बड़ा मशहूर है। ताफिर ना इंतज़ार में नींद आए उम्र भर, आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब में। तो ऐसा हो सकता है कि आशिक ख्वाब में महबूब ने आके वादा किया है। तो ये पूरा जो मंज़र है, ये आशिक की इमेजिनेशन, उसके ख्वाबों में ही चल रहा है। महबूब ने सच में आके वादा उससे नहीं किया, लेकिन फिर भी आशिक ख्वाब में किए हुए वादे की वजह से भी शायद मजबूर है, और घर का दरबान खड़ा बन के खड़ा है और घर के बाहर खड़ा रात दिन अपने महबूब का इंतज़ार कर रहा है। तो और हो सकता है कि सच में महबूब ने वादा किया हो, लेकिन अब वो वादा निभाने के लिए नहीं आ रहा, गालिब साहब से, आशिक से मिलने के लिए नहीं आ रहा। और यहाँ बेचारा आशिक जो है वो अपनी रातों की नींद गंवा चुका है। दिन रात अपने घर के बाहर खड़ा हुआ राह देखता है, मानो दरबान बन गया है। वादा आने का वफ़ा कीजिए ये क्या अंदाज़ है, तुमने क्यों सौंपी है मेरे घर की दरबानी मुझे। और सौंपी है, अपॉइंट, ये ड्यूटी दे के गया है महबूब आशिक को कि तू दरबान बन के मेरा इंतज़ार कर। हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, फिर हुआ है ताज़ा सौदाए गज़ल ख्वानी मुझे। नशाते आमदे फसले बहारी, बहार के मौसम के आने की खुशी या खुशी का जोश। सौदाए गज़ल ख्वानी, सौदा कहते हैं जुनून को, पागलपन, पागलपन को। तो गज़ल कहने का जुनून, पागलपन, फ्रेंजी टू रिसाइट गज़ल्स और राइट गज़ल्स। या तो सादा शेर है, कहते हैं कि हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह 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 वाह, बहार के मौसम के आने की खुशी हर तरफ छाई है। बहार का मौसम आया है और हर तरफ खुशी का एक जोश छाया हुआ है, उसकी यहाँ पे वो तारीफ़ कर रहे हैं। कहते हैं वाह वाह, देखो किस कदर फसले बहारी की आमद की खुशी और जोश पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, फिर हुआ है ताज़ा सौदाए गज़ल ख्वानी मुझे। और एक बार फिर मुझे गज़ल कहने का जुनून हो गया है। या तो मेरे ऊपर फिर से गज़ल लिखने का, गज़ल कहने का जुनून छा गया है। या? तो इस खूबसूरत मौसम में मिर्ज़ा गालिब में भी गज़ल कहने का, शायरी लिखने का जुनून पैदा हो गया है। क्यों पैदा हो गया है, हम कई बार देख चुके हैं कि बहार का मौसम आशिकों को पागल वैसे ही बना देता है। दुनिया के लिए खुशी का मौसम होता है, लेकिन आशिकों के लिए दुख दर्द का मौसम होता है। उनके ज़ख्म और हरे हो जाते हैं क्योंकि उनको महबूब का विसाल एक बार फिर नसीब नहीं होता। सारी दुनिया खुशी मनाती है और वो दुख में बैठे रहते हैं। और मिर्ज़ा गालिब के केस में उनका दर्द उनकी गज़लों में एक्सप्रेशन पाता है। वो अपने दर्द को अपनी गज़लों में एक्सप्रेस करते हैं और इस वजह से गज़ल कहने का, गज़ल लिखने का जुनून एक बार फिर उनके अंदर पैदा हो गया है, क्योंकि बाहर का मौसम आ गया है, हर तरफ बाहर की खुशी छाई है। वो अपने गम को गज़लों के अंदर ढालना चाहते हैं।
सच में खूबसूरत महबूब आया है बहार में चमन की सैर करने, और उसकी खूबसूरती को देख के गज़ल कहने का जोश दिल में पैदा हो गया है, ये भी हो सकता है या। और या फिर वैसे ही बहार की खूबसूरती की तारीफ़ है, इतना खूबसूरत मौसम हो। दूसरी जगह पे हमने देखा है, गालिब साहब कहते हैं जब बहार आती है तो शराब पीने का मौसम भी आता है या। तो इसके साथ साथ शायरी कहने का मौसम भी आया है, शायरी लिखने का भी जुनून, गज़ल कहने का भी जुनून उनके दिल में पैदा हो गया है, ये हो सकता है। और फिर कहा है उन्हें कि फिर ऐसा हुआ है तो शायद ख़िज़ां में पतझड़ के मौसम में ये जोश ख़त्म हो गया था, गज़ल लिखने का दिल नहीं करता था, और एक बार फिर गज़ल कहने का जोश उभर के बाहर के मौसम में आया है। तो ये सारे रंग हो सकते हैं। कहते हैं कि हाँ नशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह, फिर हुआ है ताज़ा सौदाए गज़ल ख़्वानी मुझे, या फिर से मेरा गज़ल कहने का जो शौक़ है, जो जोश है, जो पागलपन है, जो जुनून है, जो सौदा है, वो ताज़ा हो गया है बाहर के मौसम की वजह से। दी मेरे भाई को हक़ ने अज़ सरे नौ ज़िंदगी, मिर्ज़ा यूसुफ़ है गालिब यूसुफ़ सानी मुझे। हक़ खुदा को कहते हैं, गॉड को कह सकते हैं, डिविनिटी को कह सकते हैं। अज़ सरे नौ ज़िंदगी का मतलब है एक नई ज़िंदगी। कोई मरने वाला हो, बीमार हो, ठीक हो जाए तो आप कहते हैं कि उसको एक नई ज़िंदगी बख्शी गई है, तो उसको अज़ सरे नौ ज़िंदगी कहेंगे, एक नई ज़िंदगी। मिर्ज़ा यूसुफ़, मिर्ज़ा गालिब साहब के बड़े भाई का नाम है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ये है, गालिब साहब ने अपने ख़तों में दूसरी जगह पे बयान किया है कि उनके जो बड़े भाई थे यूसुफ साहब, वो जवानी में पागल हो गए थे, अपना दिमाग खो बैठे थे और बहुत बीमार भी रहते थे। ऑब्वियसली यूसुफ इस्लामिक और बिब्लिकल ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ी हस्ती भी माने जाते हैं, अंग्रेज़ी में जिनको जोसफ़ कहा जाता है बिब्लिकल ट्रेडिशंस में, जो कि एक प्रॉफिट भी थे। और यूसुफ़ सानी जो है, दूसरा यूसुफ़ इस सेकंड जोसेफ उसको कहेंगे। तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में दो बातें हो सकती हैं जो हिस्ट्री से भी, मिर्ज़ा गालिब साहब की ज़िंदगी की हिस्ट्री से भी जुड़ी हैं। एक ये हो सकता है कि वो अपने भाई की नई ज़िंदगी की खुशी मना रहे हैं, या फिर वो अपने भाई की आफ्टर लाइफ, उसके मरने की बाद की अगली ज़िंदगी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब साहब जब 1828 में कलकत्ता में थे, तो उनको अपने बड़े भाई मिर्ज़ा यूसुफ़ का एक ख़त मिला, जिसको ख़त को पढ़ के उनको लगा कि मिर्ज़ा यूसुफ़ बीमार नहीं हैं, उनको लगा कि वो खुश हैं, वो ठीक हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये शेर उन्होंने उस ख़त को पढ़ के लिखा हो कि दी मेरे भाई को हक़ ने अज़ सरे नौ ज़िंदगी, कि हक़ ने, खुदा ने मेरे भाई को एक नई ज़िंदगी बख्श दी है। वो पहले बीमार था लेकिन वो मरते मरते बच गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिर्ज़ा यूसुफ़ है गालिब यूसुफ़ सानी मुझे, और मेरा भाई फिर से ज़िंदा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरा यूसुफ़ इस दुनिया में मेरे लिए आ गया है, या तो मैं इतना खुश हूँ, ये हो सकता है। और दूसरा ये कि वो मिर्ज़ा यूसुफ़ की मौत के बारे में कह रहे हैं, जब 1857 का रिवोल्ट गदर चल रहा था, तो मिर्ज़ा गालिब साहब के भाई जो थे वो गुज़र गए। तो बड़े मुश्किल दिन थे उनको दफनाने के लिए, कफ़न उनके पास, गालिब साहब के पास नहीं था। लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मदद की और एक मस्जिद के पीछे कहीं पे उन्होंने अपने भाई को दफनाने का इंतज़ाम किया। तो बड़ा मुश्किल टाइम था। और वो कह रहे हैं कि यूसुफ़ की मौत के बाद मेरे भाई को एक नई ज़िंदगी मिल गई है, और अब शायद वो इस अगली ज़िंदगी में वो हज़रत यूसुफ़ जैसे खूबसूरत इंसान बन के खुश रहेगा। इस ज़िंदगी में तो वो खुश नहीं रहा, लेकिन उसको एक नई ज़िंदगी मिली है मौत के बाद। तो इट्स विशफुल थिंकिंग that his brother who suffered throughout his life will perhaps have a better life in the afterlife, yeah. तो ये दोनों रंग हो सकते हैं। शेर है कि दी मेरे भाई को हक़ ने अज़ सरे नौ ज़िंदगी, मिर्ज़ा यूसुफ़ है गालिब यूसुफ़ सानी मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।